माधोपुर नाम के एक गांव में लोगों का मानना है कि जंगल वाली पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। इसीलिए सभी डर के मारे पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते थे। इसी गांव में बद्री और चंदन नाम के दो दोस्त थे। चंदन नशा बहुत करता था, लेकिन बद्री को कोई भी बुरी लत नहीं थी। एक दिन चंदन नशे की हालत में बद्री के पास जाता है। क्यों भाई चंदन, कितनी बार कह चुका हूँ नशा करना बंद कर दे, लेकिन फिर भी तू नहीं समझता। किसी दिन इसी नशे की वजह से फंसेगा ना, तब देखना। अरे बद्री, तुझे क्या पता इसमें कितना मजा है, और कहीं फंसूंगा तो तू है ना मेरा सच्चा मित्र, तू करेगा मेरा मदद। ऐसी मीठी मीठी बातें करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो अभी भी यही कहूँगा, काम करना शुरू कर दे। घर वालों को कब तक परेशान करेगा? मैं किसी को परेशान नहीं करता, वो सब जानबूझकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। छोड़ भाई, तुझसे बहस करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। चल मेरे खेत पर मेरी मदद कर दे फसल काटने में। चल भाई, तू बुलाया और मैं चला आया। चंदन बद्री के खेत पर आकर बद्री की मदद करता है। काम करते करते शाम हो चुकी थी। चल भाई, अब मैं चलता हूँ। सब समझता हूँ, यहाँ से कहाँ जाएगा? अरे नहीं भाई, सीधा घर ही जाऊंगा और कहीं नहीं। चंदन अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे वापस से नशा करने का मन करता है। चुपके से चला जाता हूँ, कौन सा बद्री को पता लगेगा। चंदन वापस से नशा करता है और नशे की हालत में घर आता रहता है। उसी हालत में वो जंगल की ओर जाने लगता है। वह झूमता झूमता उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। चुड़ैल पीपल के पेड़ से बाहर आती है। हा 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 हा, कोई आया है क्या? आओ आओ। चुड़ैल चंदन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अरे छोड़ो, कौन हो? छोड़ो मुझे, मेरा घर कहाँ है? हा 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 हा, चुप हो जाओ, यही तुम्हारा घर है। यह सब गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम हेमंत था, वह देख लेता है। अरे बाप रे, चुड़ैल तो चंदन को अपने साथ ले गई, कहीं मुझे भी ना ले जाए, भागो यहाँ से। वह डरकर दौड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह चंदन की माँ परेशान होकर चंदन को ढूंढ रही थी। वह बद्री के पास आई। बद्री बेटा, कल रात से चंदन तेरे साथ है क्या? नहीं चाची जी, कल शाम में वो मेरे खेत पर काम करके चला गया था। कह रहा था सीधा घर ही जाएगा। क्या कहूँ बेटा, तुझे भी तो पता ही है ना वो कहाँ गया होगा। चाची जी, मैं समझ गया। आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं गांव में चंदन को ढूंढता हूँ, आप जाइए। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जरा उसे भी अपनी तरह बुद्धि दे, पता नहीं कब सुधरेगा। बद्री पूरे गांव में चंदन को ढूंढता है, लेकिन चंदन उसे कहीं नहीं मिलता। बद्री को परेशान देख हेमंत डरता हुआ बद्री के पास आता है और धीरे से कहता है। अरे बद्री, चुड़ैल चंदन को अपने साथ ले गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो? अरे हाँ भाई, रुक, मैं तुझे कल रात की पूरी कहानी बताता हूँ। हेमंत बद्री को कल रात की पूरी कहानी बताता है। अच्छा, तो ये बात है। 1000 बार उसे समझा चुका हूँ नशा नहीं करने के लिए, लेकिन वो तो समझता ही नहीं है। अब फंस गया ना, पता नहीं किस हालत में होगा वो। बद्री मन बना लेता है कि वह भी पीपल के पेड़ के पास जाएगा और चुड़ैल से मिलेगा। रात होते ही वह भी पीपल के पेड़ के पास जाता है और कहता है। ए चुड़ैल, बाहर निकल, मेरे दोस्त को छोड़, मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। अब बाहर आती क्यों नहीं? कौन है जो इतना चिल्ला रहा है? उसे अभी बताती हूँ। चुड़ैल पेड़ से बाहर आती है। हा 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 हा, कौन आया है? इतना शोर क्यों मचा रहा है? कल से जिसे तूने पकड़ रखी है वो मेरा दोस्त चंदन है, उसे छोड़ दे। अरे तू तो बहुत निडर लगता है, अपने दोस्त को बचाने मेरे पास आ गया। हा 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 हा। मैं यहाँ अपने दोस्त को बचाने आया हूँ, उसे यहाँ से ले जाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। बहुत साहसी लग रहा है तू। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, अगर तुम वह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। ठीक है, जल्दी बताओ करना क्या है। जंगल के अंतिम कोने के पास एक नदी है, तुम्हें उस नदी को पार करके जाना होगा। नदी को पार करने के बाद तुम्हें एक बहुत बड़ा तार का पेड़ दिखेगा।
उस तार के पेड़ पर ढेर सारे जादुई तार के फल उगते हैं। अगर तुम वह जादुई तार का फल मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं जाऊंगा, तब तक तुम मेरे दोस्त को कुछ भी मत करना। बद्री उसी वक्त वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। नदी तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती है। वह नदी पार करके तार के पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ जोर से हिलता है और बद्री नीचे गिर जाता है। बद्री वापस से पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ फिर से बहुत जोर से हिलता है और बद्री नीचे गिर जाता है। बद्री कई बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ उसे जादुई तार के फल तक पहुंचने नहीं दे रहा था। बद्री हार नहीं मानता और बार बार गिरने के बाद भी वापस चढ़ता है। जब भी पेड़ जोर से हिल रहा था, बद्री पेड़ को जोर से पकड़ रहा था। इस तरह वह बहुत मेहनत करने के बाद जादुई तार के फल तक पहुंचता है। कुछ फल तोड़ता है और पेड़ से नीचे उतरता है और वापस जाने लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। बच्चों, अब बचकर कहाँ जाएगा? अब तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अचानक से राक्षस को देखकर बद्री डर जाता है और सोचता है, जादुई तार के फल तो मिल गए हैं, अब बस किसी भी तरह से चुड़ैल तक पहुंचाना होगा, तभी वो चंदन को छोड़ेगी। इसलिए किसी भी कीमत पर मैं ये फल राक्षस के हाथों में नहीं लगने दे सकता। अब चुपचाप क्यों खड़ा है? डर गया क्या? जल्दी से जादुई तार का फल वापस कर, वरना मार डालूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं तो पेड़ की ओर देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है उस डाल पर कोई है। क्या? कौन है वहाँ? राक्षस पेड़ की ओर जाकर डाल पर देखने लगता है। तभी बद्री दौड़कर वहाँ से भाग जाता है और नदी में आ जाता है। जल्दी जल्दी नदी के आधे रास्ते तक पहुँच जाता है। अरे ओ लड़के, तूने मुझे मूर्ख बनाया। राक्षस जी, चलता हूँ अभी, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बद्री जादुई तार का फल लेकर पीपल के पेड़ तक पहुँच जाता है। चुड़ैल, बाहर आओ, देखो मैं जादुई तार का फल लेकर आ गया हूँ। चुड़ैल यह सुनकर खुशी से पेड़ के बाहर आ जाती है। वाह, क्या बात है, तुमने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। अब इस जादुई तार के फल को खाकर मैं अपने पुराने पापों से मुक्त हो जाऊंगी और परी के रूप में बदल जाऊंगी। उसके बाद भले लोगों की मदद करूंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम ये जादुई तार का फल चाह रही थी? हाँ, रुको, अभी इसे खाती हूँ। चुड़ैल फल खाती है तो उसके बाद वह एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। पीपल का पेड़ गायब हो जाता है और चंदन वहाँ खड़ा रहता है। ले जाओ अपने दोस्त को, मैं इसे छोड़ती हूँ। चंदन, तू ठीक है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। परी वहाँ से गायब हो जाती है। बद्री चंदन को चुड़ैल से बचाकर गांव वापस लाता है। सभी चंदन को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। बद्री भाई, तू सही कहता था, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे नशे की हालत में पड़े पड़े रहकर गंवाना नहीं चाहिए। जब मैं उस चुड़ैल के पास था तो मुझे सबकी बहुत याद आती थी। अब से मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, सिर्फ तेरे साथ खेत पर काम करूँगा। ठीक है भाई, चल, देर से ही सही, कम से कम तुझे ये समझ तो आया, वही काफी है। छोड़ इन सब बातों को, चल पूरे गांव में घूमते हैं। चंदन नशे जैसी बुरी चीज करना छोड़ देता है और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। नंदू दिल्ली की एक बस्ती में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता दयालाल फल का ठेला लगाते थे। माँ सुमित्रा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। नंदू सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ने में काफी होशियार था। माँ की इच्छा थी कि अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए, पर इतना पैसा कहाँ था। एक दिन नंदू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ट्यूशन लगा दो, कक्षा 9 की गणित और साइंस मुझे नहीं समझ आती। माँ ने कहा, बेटा, हमारी इतनी आमदनी ही नहीं है कि हम ट्यूशन लगा सकें। सरकारी स्कूल में भेज पा रहे हैं, यही क्या कम है। नंदू बहुत उदास था। वह घूमते घूमते एक दुकान में चला गया। उसने कहा, मुझे कोई काम चाहिए। दुकान वाले ने कहा। साफ सफाई का काम करोगे? नंदू ने कहा, हाँ, करूँगा।
उस दिन से वह सुबह सुबह उठकर दुकान वह स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक पैकेट पड़ा था। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग का नया टोस्टर था। वह उसे उलट पुलट कर देखने लगा। नंदू ने सोचा, पता नहीं किसका टोस्टर है, अगर कोई मुझे उठाते हुए देख लेगा तो मुझे चोर ना समझ ले। तभी टोस्टर से आवाज आई, नंदू, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगा, तुम्हें कुरकुरी ब्रेड खिलाऊंगा। नंदू ने टोस्टर उठा लिया और घर ले आया। उसने अपनी माँ से 10 रुपए मांगे और वह दौड़कर पास वाली दुकान से ब्रेड ले आया। टोस्टर में ब्रेड लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद ब्रेड उछलकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि ये तो खाने में बहुत मजेदार थी। वह उनको खाने लगा। तभी अचानक दूसरी बार बिना ब्रेड लगाए ही टोस्टर खड़खड़ाया और उसमें से 2 सोने की ब्रेड निकलकर नंदू के सामने आकर गिर गई। नंदू भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ जल्दी आओ, छोड़ दो सिलाई विलाई, जल्दी करो। उसकी माँ भागी हुई आई तो नंदू ने उसे सोने की ब्रेड दिखाई और सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, अरे वाह, ये तो जादू हो गया, तेरे बापू को आने दे, फिर दूसरी ब्रेड लगाना। शाम हो गई थी। उसकी माँ ने मशीन बंद कर दिया और रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। नंदू ने कहा, माँ आज खाली चाय बना लो, हम टोस्टर में ब्रेड सेक कर खा लेंगे। तभी उसके बापू मुंह लटकाए घर में आए और बोले, आज तो एक भी फल नहीं बिका। नंदू उछलते हुए आया और बापू को सोने की ब्रेड दिखाते हुए बोला, बापू फल छोड़ दो, ये देखो कितनी कमाल की चीज मिली है मुझे। उसने टोस्टर के बारे में बापू से सारी बातें बताई। उसने भी ब्रेड को उलट पुलट कर देखा तो उसकी सारी उदासी दूर हो गई। उसने सुमित्रा से कहा, इसे ठीक से संभाल कर रख दो। नंदू बोला, बापू जरा रुको, आज तुम्हें सिर्फ ब्रेड और चाय खाने को मिलेगी, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। तब तक उसकी माँ ने चाय चढ़ा दी और नंदू ने ब्रेड टोस्टर में लगा दिया। ब्रेड जितनी बार लगाता, एक बार ब्रेड आती तो दूसरी बार सोने की ब्रेड। सबकी भूख प्यास गायब हो गई। जैसे तैसे ब्रेड चाय सबने खाई और सोना बेचकर क्या क्या करना है इसी बात की चर्चा करते रहे। दूसरे दिन उसके माता पिता सोने की ब्रेड सुनार के पास बेचकर बहुत सारे पैसे ले आए। धीरे धीरे उनके पास बहुत सोना हो गया। दयाराम ने फल का ठेला लगाना बंद कर दिया। सुमित्रा ने भी सिलाई का काम करना छोड़ दिया। नंदू का अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो गया। अब तो उन्होंने घर, गाड़ी और बहुत सारे फर्नीचर भी खरीद लिए। एक दिन सुमित्रा के पास उसकी पड़ोसन रूपा कपड़े सिलवाने आई तो सुमित्रा ने कहा, अब मैंने सिलाई करना छोड़ दिया है, आंखें काम नहीं करती ना। पर उनका ठाट बाट देखकर वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि ये इतने अमीर कैसे हो गए। उसने तुरंत अपने पति बलदेव से कहा, हमारे ही घर से हमेशा दूध और शक्कर ले जाने वाली सुमित्रा के घर अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर दाल में कुछ काला है, जाकर पता लगाओ। बलदेव उनके घर में 2 दिन तक ताक झांक करता रहा। आखिर उसको टोस्टर की असलियत का पता चल गया। एक दिन वह कबाड़ी वाले की वेशभूषा में नंदू के घर के सामने पहुंच गया और आवाज लगाने लगा, कबाड़ी वाले, रद्दी पेपर कबाड़ी वाला। नंदू की मां से ढका हुआ था। बलदेव उसके घर से टोस्टर लेकर निकल गया। उन लोगों ने जैसे ही टोस्टर में ब्रेड सेकने के लिए लगाई, उसमें से धुआं निकलने लगा। ब्रेड जल गई थी। दोबारा ब्रेड लगाई तो घर में आग लग गई। सभी लोग आग बुझाने लगे। किसी तरह से आग तो बुझ गई, पर उनका बहुत नुकसान हो गया। रूपा बोली, बाहर में जाइए टोस्टर, इसे उन्हीं के घर में फेंकाओ। नंदू और दयाराम जब घर पहुंचे तो सुमित्रा को बेहोश और रस्सी से बंधे हुए देखकर उसको खोला। उसके मुंह पर पानी का छींटा डाला। होश में आने पर उसने उन्हें सब कुछ बताया। नंदू बोला,
माँ वो टोस्टर चुरा नहीं आया होगा। लेकिन तभी उसने देखा कोई टोस्टर उनके के पास है।